और आइए अब रुक करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के बड़े फोकस की तरफ। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो कल हुई उसमें सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्री इंफ्रा फंड उसके दायरे को बढ़ाया, उसका विस्तारीकरण किया, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब इस निर्णय के तहत एग्री इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त फंड है वो आवंटित किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि कैसे जब हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसे सुदृढ़ किया जाए और छोटे किसान, सीमांत किसान जो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष योजना का दायरा बढ़ाकर इसे और अधिक आकर्षक बना दिया। यह कदम देश में कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में AIF के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना के प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद इसे और अधिक आकर्षक, प्रभावी और समावेशी बनाना है। नए निर्णय के अनुसार इस फंड का उपयोग पोस्ट हार्वेस्टिंग परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स और प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही PM कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट्स को ग्रिड में बिजली बेचने में आ रही समस्याओं को दूर किया गया है, जिससे किसानों को निवेश की सुविधा मिलेगी और प्लांट लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने इंटीग्रेटेड सेकेंडरी प्रोसेसिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसके तहत फल उगाने वाले किसान अब तुड़ाई के बाद जूस बनाने के प्लांट्स स्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा PM कुसुम योजना के सौर ऊर्जा प्लांट्स के लिए फंड की व्यवस्था की गई है और इसके प्रोजेक्ट्स के लिए नाबार्ड से फंड की व्यवस्था की जाएगी। एग्री इंफ्रा फंड योजना के दायरे में कई नए उपाय जोड़े गए हैं, जैसे कि सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए परियोजनाओं की अनुमति देना और एकीकृत प्राथमिक द्वितीय प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल करना। इसके अलावा PM कुसुम के घटक A को AIF के साथ मिलाने की अनुमति दी गई है, जो कृषि बुनियादी ढांचे और टिकाऊ स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देगा। FPO के AIF क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे कृषि अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 6,623 गोदाम, 688 कोल्ड स्टोरेज और 21 साइलो परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे देश में अतिरिक्त 500 LMT भंडारण क्षमता प्राप्त हुई है। इन फैसलों से कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और कैसे ये फंड किसानों की जिंदगियां तब्दील कर रहा है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इकोनॉमी टुडे में आप जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और एग्री इंफ्रा फंड किस तरह से जो सबसे बड़े अन्नदाता उसके चेहरों पर मुस्कान लाता है, इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास 2 मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ संदीप दास साहब जो कि कृषि पत्रकार है वरिष्ठ, वो जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल प्रवीण जी मेरा आपसे यही है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास की, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी, अन्नदाता जिसके चेहरे पर मुस्कान आएगी, एग्री कृषि फंड का जो विस्तारीकरण है, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं कृषि क्षेत्र के लिए आने वाले समय में? देखिए, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जब से ये लागू हुआ है 2020 से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जो शुभारंभ हुआ है, तब से लेके ये 4 साल में अगर आप इसकी प्रगति देखेंगे
तो ये काफी ही प्रभावशाली योजना रहा है सरकार की तरफ से, और जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी इन्वेस्टमेंट्स है कृषि क्षेत्र में, इसमें लगभग 78,000 करोड़ का निवेश हुआ है। और परियोजनाओं की संख्या देखें तो लगभग 75,000 परियोजनाओं की स्थापना हुई है, जैसे कि फसल उपरांत कटाई के जो प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स जिसको बोलते हैं, कृषि संपत्तियां, इनका निर्माण हुआ है। लेकिन प्रगति को देखते हुए और जमीनी स्तर पर जो उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारा ये स्पष्ट हुआ था कि योजना के दायरे का विस्तार करना आवश्यक है। जी। जैसे कि अभी जो तकनीकी तौर पे अगर आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी और ऑप्शन कृषि क्षेत्र में अभी भी इसमें काफी कमी है, तो इसको बढ़ावा देना है। जी। तो व्यवहार्य परियोजनाओं के तहत जो कृषि संपत्तियां निर्माण करने के लिए अवसंरचना जो बनाते हैं, उसकी अनुमति जो है अभी समूहों के लिए मतलब रेस्ट्रिक्टेड था। जी। तो इसको हम योग्य व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी हम इसमें शामिल करना चाह रहे थे, जैसे जी। कि उदाहरण के लिए हाइड्रोपोनिक्स हो गया, वर्टिकल फार्मिंग हो गया, एरोपोनिक्स है, मशरूम फार्मिंग है। इस तरह की जो योजनाएं हैं अभी तक सिर्फ समूहों के लिए सीमित था। जी। लेकिन बहुत सारे ग्रामीण युवा, कृषि उद्यमी, किसान, इस तरह के छोटे छोटे उद्यमियों को वो शुरू करना चाहते हैं जिसमें उनकी आय की वृद्धि हो। जैसे किसी ने गोदाम बनाया, उसमें अगर मशरूम फार्मिंग का एक यूनिट डाल दिया तो उसके आय बढ़ाने के जो है पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। इसी तरह आप अगर देखेंगे प्रसंस्करण में प्राथमिक प्रसंस्करण तो कृषि विभाग देखता है, और आपको जो सेकेंडरी जो प्रसंस्करण है वो मॉपी के दायरे में आता है। लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिला है कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स लगाते हैं उद्यमी, वैल्यू चेन अप्रोच के तहत जी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही लगाते हैं। तो उसमें उनको फिर दुविधा होती है लोन सैंक्शन करने में, बैंक्स क्योंकि सेकेंडरी इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने एक और ये नया पहल हमने अभी ये विस्तार में शुरू किया है, प्रगतिशील विस्तार के दायरे में इसको लाया है कि योग्य गतिविधियों को मतलब सूची में है ना एकीकृत द्वितीय तक प्रसंस्करण परियोजना को भी शामिल किया जाए, ताकि जो भी इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी जी, उनको एएफ के तहत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। बहुत इसी तरह पीएम कुसुम की एक घटक है जो जहां पे किसान जो है पावर ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगा सकते हैं, सोलर पावर प्लांट जी। लेकिन उसके लिए लागत बहुत लगती है, 4-5 करोड़ तक लागत होता है, और इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलता और इनको कोई इंटरेस्ट सबवेंशन भी नहीं मिलता। तो अगर एएफ के तहत इनको ले आते हैं तो इनको 9% कैप के साथ, 3% इंटरवेंशन के साथ 6% पे इनको लोन मिल जाता है जी। और ये किसानों को और किसान समूहों को प्रोत्साहित करेगा कि वो अन्नदाता से ऊर्जादाता बने। बहुत अहम आपने ये जो आखिरी वाक्य कहा कि कैसे अन्नदाता से ऊर्जादाता बने। वहीं दास साहब भी जुड़े हुए। दास साहब, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि सामुदायिक कृषि क्षमताओं की जब हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से आप फ़ायदा मिलता हुआ देखते हैं, ख़ास तौर पे तब जब हम ये कह रहे हैं कि आय में बढ़ोतरी के साथ साथ हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें तकनीक से भी जोड़ना है। देखिए, ये सवाल ये कि आपको देखिए सरकार का और एक पहल जो हुआ था कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओस, अभी करंटली करीब 8,000 एफपीओस बन चुके थे, 10,000 का जो टारगेट था। तो उसको फार्मर्स के साथ यही उसका मकसद था कि ये सारे जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें फार्मर्स का से इन प्राइसिंग और जो सेविंग इन कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर जो वैल्यू चेन टोटल डेवलपमेंट नहीं हुआ, फार्मर्स खाली प्रोड्यूस करके तो वो फायदा नहीं होता है। तो ये जो जितना भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 में जो समझ लॉन्च हुआ था, उसके तहत बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है उसको कैसे ये कर जाए और मार्केटिंग, ये सब सारे तमाम चीज थे उसमें। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 1 लाख करोड़ का है, करीब 46,000 करोड़ रुपए मुझे जितना जानकारी है कि उसमें डिसबर्स हो चुका है। बट इसमें क्या है, जब लोन के थ्रू क्या होता है, फार्मर्स का जो कलेक्टिव्स है, एफपीओस है, उसमें जो पूरा जो वैल्यू चेन में वो फार्मर्स का से रहता है, तो किस भाव में करना है। और ये जो नया जो कल रिवाम्प हुआ है उसमें भी मंडीज भी उसमें इन्वॉल्व है, मंडी भी उसमें लोन ले सकता है फॉर वैल्यू चेन्स एंड ऑल। करीब जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, करीब 2 करोड़ रुपए का लोन मिलता है कि 7 साल का रिपेमेंट, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है।
तो ये वैल्यू चेन डेवलपमेंट में बहुत आता है कि जो बहुत पोस्ट अहम बात आप कह रहे हैं कि वैल्यू चेन को और मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेंथन करने की जरूरत। बिल्कुल प्रवीण जी, अगर हम इसमें ऐसे समझें कि तमाम जो परियोजनाएं हैं जो कि इस अवसंरचना से जुड़ी हुई हैं, उसमें कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 8 लाख से ज़्यादा जो ग्रामीण हैं उन्हें रोजगार मिला। जहां हम आय बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, उत्पादकता को भी बढ़ाना है, साथ ही साथ क्लाइमेट रिजिलियंट जिन फसलों का जिक्र इस बार की बजट स्पीच में भी किया गया, उस लिहाज से भी ये कोष बहुत मददगार साबित होता हुआ। देखिए, कृषि का समग्र विकास तब होगा जब हम कृषि अवसंरचना को मजबूत करेंगे देश में। संदीप जी ने यह बताया है कि एफपीओस को के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, इसीलिए नैब संरक्षण जो है वो एक नाबार्ड की गारंटी प्रोवाइड करती है, तो हमने उसको भी के दायरे में लाया ताकि एफपीओस का भी जो क्रेडिट गारंटी है जो डीजीटीएमएससी में बाकी साथियों को मिलता है वो एफपीओस को भी मिले। इससे क्या होता है कि एफपीओस भी जो है आगे बढ़ के चलिए प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस शो पर आए और आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। बहुत अहम बात उन्होंने कही है और इसी पर एक टेक लेते हैं। दास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दास साहब, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कितना अहम मानते हैं, खास तौर पर इस तरह के फंड्स को और मजबूती के साथ काम करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो युवा हैं अगर वो कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं तो उन्हें और आकर्षण देने के लिए, क्योंकि हमें ये मानना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एग्रीरियन इकोनॉमी है। एग्रीरियन के हुआ है एंड ओवर द इयर्स, पर्टिकुलरली लास्ट 10 साल का देखिए, हम लोग मूविंग टुवर्ड्स प्रोसेसिंग एंड मोस्ट वैल्यू एडिशन। पहले क्या होता, बहुत सारे जैसे तमाम जो फोकस हमारा रहा था कि प्रोडक्शन कैसे, प्रोडक्टिव प्रोडक्शन कैसे बढ़ा जाए, बट अभी क्या हो रहा है कि जब देखा गया कि बहुत सारे लॉसेस होता है प्री हार्वेस्ट, पोस्ट सर्विस एंड पूरा वैल्यू चेन में फार्मर्स का रोल ज्यादा बढ़ाने के लिए कि उसको उचित दाम मिले, और लॉसेस जो होता है प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में लॉस होता है उसको कैसे किया जाए, और एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने का जो 2 करोड़ रुपया के पैसे दोगे, इसमें इस फंड में 2 करोड़ रुपया मिलता है, 7 साल का रिपेमेंट पीरियड है, उसमें 3 साल का इंटरेस्ट सबमिशन भी है 3% का। दैट मीन जो सब्सिडाइज लोन मिलता है ऑलमोस्ट एक सॉफ्ट लोन को देके जो एग्री एंटरप्रेन्योर है उसको भी मजबूत करेगा, क्योंकि बहुत सारे युवा रूरल एरिया में अभी थ्रू स्टार्टअप्स ऑल थ्रू वेरी एफपीओस बनाकर भी काफी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि आपका गवर्नमेंट का फोकस है 10,000 नया फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज रजिस्टर्स, नॉन प्रॉफिट बेस्ड कंपनी रजिस्टर करने के लिए 8,000 बन चुके हैं। तो फार्मर्स कलेक्टिव के थे, क्योंकि यहाँ तो सब छोटे छोटे फार्मर्स है, स्मॉल होल्डर फार्मर्स है, तो कलेक्टिव की थी उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, तो कलेक्टिव भी वो इंटरविन कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट पोस्ट कैसे इंप्रूव किया जाए, वैल्यू चेन में कितना रोल प्ले कर सकता है। तो ये स्कीम है, बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, अभी भी बहुत बाकी है। तो FY 26 तक 26 मतलब 2025-26 तक ये स्कीम है, 2020 में लॉन्च हुआ था, तो उसको लेकर जो फंड है, तो ये हमारा जो टोटल जो वैल्यू चेन है फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर उसको स्ट्रेंथन करेगा एसेंशियली, एंड प्री और पोस्ट सर्विस लॉसेस को रिड्यूस करेगा, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अहम कारक साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब, आप इस शो पर आए और अपने विचार इस मंच से साझा किए। और जब हम बात करते हैं इस एग्री इंफ्रा फंड को लेकर, ये एक बूस्टर डोज साबित होने वाला है जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र को टेक्नोलॉजी से जोड़कर हम इतना आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि जो हमारा किसान है वो आज का नया नवीन किसान बने, ताकि जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं उस संकल्पना में उसका योगदान सबसे अहम रहे। और वक्त तो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबर।